हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की जो सीरीज चल रही है उसको मैं आगे बढ़ाते हुए ये तीसरी वीडियो है और इससे पहले दो वीडियोस मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। देखिए, आज की जो वीडियो है ना, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लेवल के आपको समझने होंगे और मैं कॉन्सेप्ट को भी बड़े अच्छे तरीके से आप सबको समझाऊंगा। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और आपके एग्जाम तक ये कंटिन्यूस चलेगी। सबसे पहला प्रश्न है और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको एक गलती छांटना है और गलती क्या है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि गलती क्यों है और ये गलती बनती क्यों है। देखिएगा, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक ये पूरा सेंटेंस है और यहां पर एक चीज समझिए, यू के साथ आर आ रहा है, ठीक है। यहां तक तो कोई हमें दिक्कत वगैरह नहीं दिख रही है। यहां पर मेरे को एक चीज समझ में आया, देखो ये क्या होता है ना, जैसे ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट ये हो गया, सी पार्ट ये हो गया, ऐसे करके आता है। लेकिन मुझे टाइपिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम इश्यू होता है, इसलिए मैं उसे इस तरीके से नहीं कर पाता हूं। बस मैं पूरा सेंटेंस यहां पर लिख देता हूं तो आपको वहां पर क्या है, एक तरह से सेगमेंट टाइप मिलेगा, ए बी सी इस तरह से, ठीक है। तो अलग अलग टुकड़ों में वो होगा तो उसे आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर सिर्फ आपको ये मिस्टेक छांट लीजिएगा कि सर ये वाली मिस्टेक है। यहां पर देखिएगा, कभी भी अगर मिस्टेक वगैरह करने के सेंस में अगर बात कही जा रही हो तो वहां पर डू नहीं लगाते, मिस्टेक के लिए कमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कमिट। क्या बोलते हैं उसे? कमिट। ये याद हो जाएगा ना, मतलब मिस्टेक यानी गलती करना, इसके लिए एक अच्छा वर्ड होता है कमिट। तो आप कमिट इस्तेमाल करेंगे तो डूइंग की जगह पर क्या आ जाएगा? कमिट आ जाएगा। तो पहले तो डूइंग हटाओ यहां पर और फिर लिख दीजिएगा कमिट। क्या लिख देंगे? कमिट। ये चीज नोट कर लीजिएगा। एक और चीज, हाँ, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जो ऑलवेज यहां पर जो लिखा हुआ है, ये ऑलवेज का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। किसमें? मतलब सदा, हमेशा। और जो यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है वो सिंपल प्रेजेंट ही तो होता है। तो ऐसे केस में आर भी नहीं आएगा, तो आर भी यहां से हटा दीजिएगा। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि यू ऑलवेज कमिट दिस मिस्टेक, तुम हमेशा इस गलती को करते हो। तो दो चीजें याद करनी है, मिस्टेक के लिए कमिट वर्ड सूटेबल होता है, ऑलवेज जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म दे रखी है तो उसे सिंपल प्रेजेंट में बदल देंगे तो इजारेम हट जाएगा, आईएनजी हट जाएगा, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ जाएगा। ये पूरा सेंटेंस मैंने आपको एकदम अच्छी तरह से समझा दिया। अब आगे देखिएगा, ही हैज अ लार्ज फैमिली टू केयर। यह सेंटेंस बहुत प्यारा है और गलती मत करना, आराम से समझना गलती क्या है, गलती यहां पर क्यों बनी है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी मैं क्लियर करते चल रहा हूं। इससे पहले दो वीडियो ना, उनको रेगुलर आपको देखना ही है। ऐसे समझो कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आना ही आना है। और ये सारे प्रश्न मैंने किताबों से छाप करके यहां पर रख लिए। ही हैज अ लार्ज फैमिली टू केयर। इस सेंटेंस को मैंने जब देखा तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि यार ये लिख रहा है ही हैज अ लार्ज फैमिली, उसके पास एक बड़ी फैमिली है, टू केयर। यहां पर एक गलती हो जाएगी क्योंकि देखो टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और केयर जो होता है वो एक नाउन होता है, जबकि इसकी वर्ब का होगा टेक केयर होता है। आता नहीं होता? प्लीज टेक केयर आता है ना। तो टू के बाद तो वर्ब आती है जबकि केयर तो नाउन है, तो इसीलिए मुझे अगर इसका वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो मैं टेक लगा दूंगा। तो टेक केयर एक ही वर्ब होता है। मतलब क्या होता है टेक केयर का? मतलब वही होता है देखभाल करना, ख्याल रखने के सेंस में आता है। तो केयर से पहले टेक का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये फ्रेज होता है टू टेक केयर। खाली टू केयर नहीं होता, टू टेक केयर होता है, एक फ्रेजल वर्ब है। तो पूरा आपको एकदम से याद कर लेना है कि टू टेक केयर का मतलब एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है ख्याल रखना। तो केयर से पहले क्या लगा देना? आपको टेक लगा देना। ये वीडियो सच में अगर आपने 10 में से 10 प्राप्त किए, मतलब मैं मान जाऊंगा कि आपका पकड़ बहुत अच्छा है। तो यहां पर क्या करेंगे, टू के बाद क्या लगा देंगे? टेक लगा देंगे। समझ में आ गया? ये एक अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझने हैं। आगे देखिएगा, तीसरा वाला प्रश्न है। तीसरा वाला है कि दीज पॉइजनस गैसेस विल इफेक्ट आवर हेल्थ, नो एरर। इस सेंटेंस में जो भी बच्चे ने ढूंढ लिया होगा सच में वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा होगा, मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट मान लूंगा मैं उसे। यहां पर एक चीज समझ में आ रही होगी, सर थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ये देखिएगा, दीज है मतलब दीज आ जाए, दोज आ जाए, इसके बाद जो भी यहां पर नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। तो देखो पॉइजनस गैसेस जो दे रखा है ये नाउन है, तो इसका मतलब ये तो एकदम सही है। सर दिक्कत क्या है? आगे देखिएगा, विल इफेक्ट आवर हेल्थ, इसका मतलब ये हुआ ये सब्जेक्ट का पार्ट है, इसमें कोई गलती नहीं, एकदम सही है।
और अवर हेल्थ ये भी एकदम सही है, बिल भी एकदम सही होगा, लेकिन यहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो याद रखना इफेक्ट में क्या है, गलती है, और इन दोनों इफेक्ट को आपको समझना है। देखो एक होता है अफेक्ट, AFFECT अफेक्ट, और एक होता है इफेक्ट जो यहां पर लिखा हुआ है। तो याद रखना इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, जो एक नाउन होता है। और आपको मैंने हमेशा हमेशा बोला है कि सर कभी भी शैल बिल आता है ना, कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो इसके बाद हमेशा मेन वर्ब आती है, ना कि नाउन। समझ में आया? अगर कोई सेंटेंस बन रहा है और उसमें वर्ब का जगह ढूंढनी है तो शैल, बिल, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि नाउन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस ये जो इफेक्ट जो बना हुआ है नाउन, इसका मुझे बना देना है वर्ब। और वर्ब कैसे बनेगा, इस ई को हटा दो और ए लगा दो, तो AFFECT ये बन जाएगा, एक वर्ब बन जाएगा। तो याद रखेंगे ना, याद रखेंगे अफेक्ट बन जाएगा जो कि वर्ब होता है। तो AFFECT, ए वाला जो होगा वो हो जाएगा वर्ब, और ई वाला जो होता है वो नाउन होता है। और शैल, बिल, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ए वाला AFFECT ये वर्ब होता है, और EFFECT ये क्या होता है, होमोफोन्सी तो होते ही, वो नाउन होता है। तो ये चीज जब तक आपको याद नहीं होगी तब तक आप इसे नहीं कर सकते। तो है ना अच्छा क्वेश्चन, लग रहा था कि आप आराम से कर पाएंगे, लेकिन आपको परेशानी में डाला इस क्वेश्चन ने। आगे देखिएगा, आगे एक और सेंटेंस है कि द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। इस सेंटेंस में आपने अगर गलती को छांट लिया, मतलब मैं गुरुजी मान जाऊंगा कि सच में आप एकदम बेस्ट स्टूडेंट है। चलो अब थोड़ा सा मैं बताता हूं, चलेगा। अब मैंने आपको टाइम दे दिया, एक चीज समझ में आ रही होगी, ये जो लिटरेचर वर्ड लिखा हुआ है, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, और साहित्य क्या होता है, एक विषय होता है ना। और हमेशा याद रखना सर कि विषय के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। अंडरस्टैंड? अगर कहीं हिंदी लिख रहा है तो दा हिंदी नहीं होगा। अंडरस्टैंड? अगर कहीं इंग्लिश लिख रहा है तो अगर द इंग्लिश करेंगे ना तो वहां के लोग, वहां के पीपल को शो करता है। मतलब बोला कि द इंग्लिश, आई टीच द इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेज लोगों को पढ़ाता हूं, और आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी को पढ़ाता हूं। तो इंग्लिश के सेंस में तो वहां के पीपल हो जाता है। बट ये चीज आपको याद रखनी है कि कहीं पर भी वो ग्रामेटिकली एकदम गलत ही माना जाता है। वो खैर उसका एक अलग मतलब होता है, लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। तो याद रखना ये चीजें कि कभी भी अगर कोई पुस्तक, कोई भी साहित्य का नाम आ जाए तो ऐसे केस में हमेशा विषय से पहले, बुक से पहले, उसके नाम से पहले कभी भी हम क्या नहीं लगाते, दा नहीं लगाते। इसलिए यहां पर जो एरर हो जाएगा वो दा वाला एरर एकदम हो जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे एक और सेंटेंस है कि इट्स अ डैश दैट यंग पीपुल आर इंस्पायर्ड बाई सेलिब्रिटीज। वो कह रहा है कि ये इन चार ऑप्शंस में से, ये आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से आप कौन सा यहां पर रखेंगे ताकि सूटेबल हो जाए कि ये एक क्या है, अफवाह है, झूठ है, एक गलती है कि जो आज के यंग पीपुल हैं वो क्या है, सेलिब्रिटीज के द्वारा क्या है, वो इंस्पायर हैं, उनसे वो प्रभावित हैं, ये क्या एक गलत है। तो ऐसे में इनमें से सूटेबल वर्ड क्या हो सकता है वो आपको बताना है। देखिए शूटेबल वर्ड आप तभी निकाल सकते हैं सर जब आप सारे स्पेलिंग्स का मतलब पता होगा। देखो मिथ होता है ना, मिथ, MYTH, मिथ मतलब क्या होता है, यहां पर सेंटेंस में अगर आप मिथ रखेंगे, इट्स मिथ, ये क्या एक भ्रम है, उसे बोलते हैं मिथ का मतलब होता है भ्रम। ये एक भ्रम है दैट यंग पीपल आर इंस्पायर्ड बाय सेलिब्रिटीज, के सेलिब्रिटीज के द्वारा क्या है, यंग पीपल जो वो इंस्पायर है, ये क्या एक भ्रम है। तो यहां पर मिथ वाला जो ऑप्शन है ना सर, ये एकदम क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अच्छा, लाई का मतलब क्या होता है, ये एक झूठ है कि यंग पीपल सेलिब्रिटीज के द्वारा क्या है, इंस्पायर है, तो झूठ सही नहीं होगा। एक है ब्लफ, याद रखना, याद कर लेना, ब्लफ, BLUF है, ब्लफ का मतलब झांसा देना, बड़ी बड़ी बातें करना, तो ब्लफ का तो कोई मतलब नहीं बनना ना सर। मिस्टेक मतलब गलती करना। अब ये बताओ यहाँ पर ए लग रहा है, यहाँ पर मिस्टेक कैसे आ सकता है सर, मिस्टेक हो गया, ब्लफ हो गया, ये तो वर्ब है ना, तो इन चीजों का इस्तेमाल तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मिथ एकदम सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी एग्री होंगे। आगे देखिएगा, आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये जो लिखा हुआ है कि यू एब्सटेन्ड टू स्पीक इल ऑफ द अदर्स। टू स्पीक इल ऑफ अदर्स मतलब दूसरों की बुराई वगैरह करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, गलत बोलना। तो यहां पर बताना है कि टू स्पीक है और यहां पर क्या चीज आएगा। अगर आपने याद किया होगा, पिछली भी प्रैक्टिस किया होगा, तो आप सभी को ये याद हो गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगा। देखिए एक चीज तो भाई क्लियर है,
वो चीज़ क्या क्लियर है कि इसमें जो लिखा है ना, ये जो लिखा है ना एब्सटेन्ड, एब्सटेन्ड का मतलब होता है कि एक तरह से जैसे देखो, हाँ एक रूल याद आ रहा है, वो रूल आपको याद कर लेना है ना, याद कर लेंगे। इसके बाद जीरंड का इस्तेमाल होता है एब्सटेन के बाद। तो यहां पर इन चारों में से जीरंड आपको क्या नजर आ रहा है, मतलब बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यही जीरंड होता है। तो यहां पर क्या बन सकता है सर, यहां पर बन सकता है, देखिएगा इनको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि वास्तव में एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा यहां पर ये बी वाला ना वो एकदम सही हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, मतलब यू एब्सटेन फ्रॉम स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स। देखो भाई एक चीज याद रखना कि कभी भी जब भी कभी कोई प्रेपोजिशन आ जाए, कलर में थोड़ा चेंज करूं, देखो कर लिया, अगर कभी भी कोई प्रेपोजिशन आ जाए ना तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो वर्ब आती है वो हमेशा आईएनजी के केस में आती है, हमेशा आईएनजी के केस में आती है प्रीपोजिशन के बाद में। और मुझे याद भी है कि एब्सटेन के बाद क्या आएगा, एब्सटेन, ठीक है। तो एब्सटेन के बाद फ्रॉम स्पीकिंग ये सूटेबल वर्ड है, इसीलिए यहां पर टू स्पीक की जगह पर बी वाला एकदम सही हो जाएगा। अब आपको ऑपोजिट बताना है, एक नया क्वेश्चन है ऑपोजिट का, और देखता हूं कितने बच्चों को ये याद होगा। यहां पर लिखा है कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन का आपको ऑपोजिट बताना है। तो इन सभी स्पेलिंग्स को आपको याद कर लेना है, नहीं याद है तो कर लीजिएगा। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अग्रीमेंट हो जाएगा, मतलब सहमति हो जाएगा एक दूसरे से। तो एक तो विरोधाभास है और एक है एग्रीमेंट हो गया, मतलब सहमति हो गई दोनों पक्षों में। तो यहां पर जो सूटेबल है वो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ओपोजिशन। भाई ओपोजिशन तो एक तरह से वो तो सिमिलर हो गया ना उसका। एक है एडजस्टमेंट, तो ये एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजित कर देना। एक है कंफर्मेशन, मतलब सत्यापन कर देना। तो यहां पर जो इसका उल्टा हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद कर लेनी है। राम एंड मोहन आर नेवर्स, वी डोंट सी आई टू आई विद ईच अदर्स। तो ये याद कर लेना है आपको। यहां पर पूछा है कि आई टू आई का मतलब क्या होता है। देखो आई टू आई का मतलब एक तरह से याद कर लेना है, वही होता है सहमत होना, आंख से आंख मिलाना, और आंख से आंख तब मिलेंगी जब आप सहमत हो जाएंगे दोनों पक्ष, ठीक है। तो अग्री होता है, आई टू आई का मतलब क्या होता है, अग्री। ये याद ही कर लेना आपको, मतलब सी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। अब आपको ये बताना है कि ए हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। ये सारी चीजें पेपर में आई हैं। तो ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक तो नट है, आपने नट बोल्ट देखा है ना, तो नट है और उसको आप क्रैक करने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है वो बड़ा डिफिकल्ट काम होगा, उसे क्रैक आप आसानी से नहीं कर सकते, तो इसे बोलते हैं डिफिकल्ट टास्क। तो डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। आगे देखो, अब ये 4 स्पेलिंग्स हैं और इनमें से आपको एकदम सही स्पेलिंग बतानी है कि इन 4 में से कौन सी सही स्पेलिंग जो है वो होगी। तो याद कर लीजिएगा मैं जो बताऊं। देखो इसमें लिखा है असैसिनेट, और असैसिनेट का मतलब होता है हत्या कर देना, किसी को छिप करके मारना। तो ये स्पेलिंग मैंने तो भाई अपने हिसाब से याद कर रखी है। याद रखना इसकी स्पेलिंग होती है दो गधा, गधा मतलब एस, तो ये जो ए डबल एस, दो गधा लिखो, ये दो गधा लिख ली ना, ए डबल एस, दो गधा आई नेशन। ये स्पेलिंग पूछी गई है इसलिए मैंने अपने हिसाब से याद कर ली है। तो याद करना दो गधा आई नेशन इसकी स्पेलिंग होती है। अब आप देख लीजिए दो गधा किसमें, देखो इसमें तो दो गधा नहीं बन रहा, अच्छा इसमें भी दो गधा नहीं बन रहा, और ये देखो वाई तो कोई मतलब नहीं है, ये भी नहीं बन रहा। तो देखो दो गधा, ए डबल एस आई नेशन, मतलब आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है। अब आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपके 10 में से 10 कितने बच्चों के हुए, और जिनका नहीं हुआ वो अभी वक्त है, धीरे धीरे सीखेंगे। बट याद रखना आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। देखो आपके पेपर में आपकी पढ़ाई में से क्या फंसता या नहीं फंसता वो एक अलग इश्यू होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करके जाते ना सर, तो सही बताऊँ ना बहुत बड़ा पेपर आप कर लेंगे, क्योंकि आपका आत्मविश्वास उस टाइम पर प्रेशर को झेलता है। तो सारी वीडियोस आती रहेंगी रेगुलर, पुरानी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, वो सारी जो है इंपॉर्टेंट हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।